Hello aspirants, welcome to the series of important topics based on current affairs। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। देखिए ये जो एजेंसी है ये अभी न्यूज़ में चल रही है और क्यों न्यूज़ में है, इसका इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस रहा है और अगर ये एजेंसी अभी अगर अमेरिका में शट हो जाती है जो कि वहाँ पे प्लान चल रहे हैं तो उससे भारत में क्या प्रभाव पड़ेंगे और दुनिया में इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, तो डिटेल में समझेंगे इस एजेंसी के बारे में, दैट इज यूसैड और यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि या तो इस एजेंसी को शट कर दिया जाएगा या इसे यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। और जो सीनियर ऑफिसर्स वगैरह हैं फिलहाल उन्हें होल्ड में डाल दिया है और बहुत सारे डिस्प्यूट जो हैं इस एजेंसी के साथ अमेरिकन गवर्नमेंट के एट प्रेजेंट चल रहे हैं। तो उन डिस्प्यूट्स की टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे, लेकिन ये एजेंसी क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है और इसका जो सिग्निफिकेंस है दुनिया के लिए क्या रहा है और भारत के लिए क्या सिग्निफिकेंस रहा है, इसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए अभी न्यूज़ में था कि ये जो एजेंसी है यूसैट, जैसे कि मैंने बताया, तो इट्स फ्यूचर इज अनसर्टेन। क्यों? क्योंकि अमेरिकन जो गवर्नमेंट है उन्होंने अनाउंस किया है कि इसको जल्द ही यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। यानी कि अब तक इस संस्था की अपनी एक ऑटोनॉमी रहती थी, लेकिन स्टेट डिपार्टमेंट के साथ मर्ज करते ही इसकी जो अपनी ऑटोनॉमी है वो लगभग खत्म हो जाएगी। कारण मैं आपको समझाऊंगा बाद में, पहले तो यूसैट के बारे में समझेंगे, लास्ट में देखेंगे कि ऐसा अमेरिकन गवर्नमेंट क्यों करना चाहती है, खास करके जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऐसा क्यों करना चाहती है। देन इससे फिर पूरी दुनिया में ये जो संस्था है यूसैट जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये एक ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वर्ल्ड में प्रोवाइड करती है बहुत लंबे समय से, सिंस इट्स एस्टैब्लिशमेंट इन 1961। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर रही है ह्यूमैनिटेरियन एड की। यानी कि प्रेजेंट डेटा भी देखें तो लगभग जो है ये $68 बिलियन के आसपास अमेरिका की टोटल एड है जो विदेशों के लिए है। तो अकेले इस संस्था के द्वारा जो अमेरिका एड देता है वो $43 बिलियन के आसपास है। तो सरकार ही इसमें पैसा जो है पहले पैसा इसमें भेजती है और उसके बाद यही पैसा जो है आगे ये दुनिया में सर्कुलेट होता है एड के लिए। अलग अलग कंट्रीज में वो समझेंगे कि कैसे उनका क्या तरीका है। देन ये तो कारण था कि ये न्यूज़ में क्यों है। अब यूसैट के बारे में पहले समझ लेते हैं, संस्था के बारे में समझ लेते हैं। देखो इसकी शुरुआत 1961 में होती है। एक ट्रेंड हम समझने की कोशिश करेंगे कि 1961 में शुरुआत क्यों हुई, लेकिन फिलहाल एक बेसिक फैक्ट्स देखें तो जो प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो 1961 में इसकी शुरुआत होती है। और कोई भी संस्था बनती है तो उसके तीन तरीके होते हैं, या तो वो एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बन सकती है, जैसे सीधा प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया अमेरिका में और कोई बॉडी बन गई, जैसे अभी बनी है एक बॉडी DOGE करके, डॉज करके एक बॉडी वहां पे बनी है जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर है, उसके बारे में भी समझेंगे। एलॉन मस्क को उसका हेड बनाया गया है। तो ऐसी भी एक बॉडी हो सकती है जो सीधे एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बन जाए, जैसे इंडिया में भी है, जैसे नीति आयोग है भारत में। लेकिन कुछ बॉडीज होती हैं जो कि एक प्रॉपर लीगलाइज्ड चैनल के थ्रू बनती हैं, यानी कि पार्लियामेंट्री लॉ से बनती हैं। तो जैसे इंडिया में पार्लियामेंट है तो अमेरिका में कांग्रेस है, तो जो कांग्रेशनल एक्ट से बनती है वो हुई स्टैट्यूटरी बॉडीज। और तीसरा तरीका होता है जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन में हो, यानी कि जो अमेरिका के संविधान में हो। तो संविधान में तो नहीं थी, लेकिन 1961 में एक फॉरेन असिस्टेंस एक्ट, ये जो है अमेरिकन गवर्नमेंट इनेक्ट करती है उस जमाने में 1961 में, फॉरेन असिस्टेंस एक्ट। और इस एक्ट के तहत इस बॉडी को बनाया जाता है उस जमाने में। तो ये हुई एक प्रकार की स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि एक एक्ट के थ्रू बनी हो अमेरिका में। और प्रेजेंटली इसका देखें कंट्रीब्यूशन, तो लगभग 10,000 पर्सनल जो हैं इसमें काम करते हैं अलग अलग देशों के, लगभग 60 कंट्रीज में, जहां अभी एक्टिव मिशन है इसका USAID का। तो लगभग 60 कंट्रीज में इनका मिशन एक्टिव है। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, या डिजीज कंट्रोल हो, या फूड सिक्योरिटी हो, कई जो एस्पेक्ट्स हैं उनमें ये संस्था जो है दूसरे देशों को एड प्रोवाइड करती है, चाहे NGOs के माध्यम से, चाहे डायरेक्टली गवर्नमेंट के माध्यम से, अलग अलग चैनल से जो है वो वहां पे एड प्रोवाइड करती है। तो फिर लगभग 60 कंट्रीज में तो अभी एक्टिव है, और ओवरऑल देखें तो 130 कंट्रीज में जो है इतनी कंट्रीज में इसका प्रेजेंस रहा है। लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो देखें, लगभग 10,000 पर्सनल हैं जो लगभग 60 कंट्रीज में काम करते हैं। ये तो एक्टिव जो पर्सनल हैं वो 10,000 है। इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, जैसे किसी देश में मिशन के लिए आ गए और वहां पे कॉन्ट्रैक्ट में किसी कंपनी को हायर कर लिया, तो उस तरह से तो बहुत अधिक है। लेकिन जो परमानेंट इन पे काम कर रहे हैं लगभग वो 10,000 के आसपास पर्सनल है। तो आप इसी से आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संस्था है। देन
ये तो इसकी शुरुआत हमने देखी कि 1961 में इसकी फाउंडेशन होती है और फॉरेन असिस्टेंस एक्ट था 1961 का, उसके तहत इस संस्था को बनाया गया था। अब ये इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि जब कोई बॉडी अगर एक्ट से बनी है तो अब डोनाल्ड ट्रंप के अकेले कहने से जो है इस संस्था को बंद नहीं किया जा सकता है। मतलब अब फिर से उनकी कांग्रेस अगर कानून पास करती है और उस कानून के अंडर अगर इस संस्था को बंद किया जाएगा तब प्रॉपरली ये बंद होगी, अदरवाइज डोनाल्ड ट्रंप के कहने से बंद नहीं होगी। तो इसलिए मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूं कि ये इस एक्ट के माध्यम से जो है ये संस्था बनी है, जो कि 1961 का एक एक्ट है, अमेरिकन एक्ट है। नेक्स्ट, अब इनका जो काम है वो मैंने शॉर्ट में आपको समझा ही दिया। जैसे ह्यूमैनिटेरियन एड है, तो कोई वॉर टॉर्न कंट्री है जैसे सब सहारन अफ्रीका है या अभी आजकल यूक्रेन है, तो वहाँ पे असिस्टेंस प्रोवाइड करना, या फूड शॉर्टेज कहीं चल रही है, फैमिन अगर इस तरह से किसी देश में आया है, अकाल पड़ा है, वहाँ पे मदद करते हैं। देन हेल्थ केयर, कोई डिजीज कंट्रोल हो, वैक्सीनेशन हो, इस तरह की मदद प्रोवाइड करना। और लास्ट में आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। कोई भी ऐसा वॉर टॉर्न रीजन हो या कहीं पे कोई डिजास्टर आया हो तो उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर के चैलेंजेस वहां पे रहते हैं तो उसमें भी जो है ये एड प्रोवाइड करते हैं। तो ये इसके की एरियाज हो गए काम करने के, ह्यूमैनिटेरियन एड, इसके अलावा फूड सिक्योरिटी, देन हेल्थ केयर एंड देन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। देन अब ये जो पॉइंट है ये समझना बहुत जरूरी है कि यूसैइड वाज अ प्रोडक्ट ऑफ कोल्ड वॉर एरा। अब देखो कोल्ड वॉर एरा से हमने इसको रिलेट करना है और वो भी एक तर्क है कि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अब इस संस्था की जो रेलेवेंस है वो अब उतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि कोल्ड वॉर के समय में अमेरिका अपनी डोमिनेंस जो है उसको बनाने के लिए ये संस्था उस जमाने में शुरू करेगा। देखो कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ उसको एक एक करके समझेंगे, लेकिन पहले ये 2-3 पॉइंट देख लेते हैं। तो जब कोल्ड वॉर चल रहा था, यानी कि मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री से आप परिचित होंगे, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते ही अब तक जो मेजर प्लेयर्स थे दुनिया में, जैसे जर्मनी, यूके, फ्रांस, इन सब की डोमिनेंस जो है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में लगभग खत्म होती है, क्योंकि जर्मनी वगैरह तो वैसे ही हार गए, जो जीती हुई पार्टियां थी जैसे ब्रिटेन और ये फ्रांस, तो उनको भी वॉर में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस थे, इकोनॉमी एकदम इनकी क्रम्बल कर जाती है उस जमाने में, तो वो देश अब उतने पावरफुल नहीं रह गए थे। तो दो बड़े देश जो हैं अब वो पावरफुल बनते हैं। मतलब अगर हम ईस्ट में देखें तो रशिया और रशिया का एक पूरा अलायंस जिसको यूएसएसआर बोलते हैं, सोवियत यूनियन बोलते हैं, तो ईस्ट में हो गया सोवियत ब्लॉक और वेस्ट में हो गया अमेरिका। तो ईस्ट और वेस्ट में पूरी दुनिया डिवाइड होती है, दो आइडियोलॉजी में डिवाइड होती है। एक आइडियोलॉजिकल क्लैश था, जो ईस्ट में थे रशिया वाले, यूएसएसआर वाले, वो कम्युनिस्टिक आइडियोलॉजी वाले थे, यानी कि समाजवादी विचारधारा वाले थे। ऑन द कॉन्ट्रेरी जो ये वेस्ट वाले थे, यानी कि अमेरिका और वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस, ये थे कैपिटलिस्टिक कंट्रीज, पूंजीवादी जो देश होते हैं। तो इस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दो बड़ी पावर्स बनती हैं, एक यूएसएसआर और दूसरा यूएसए। यूएसएसआर रहेगा ईस्ट में और यूएसए रहेगा वेस्ट में। अब इनके बीच में एक दौड़ शुरू हो जाती है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो बहुत सारे देश जो हैं वो आजाद होने लगे। फिर इनके बीच में एक दौड़ शुरू हुई कि किसको अपना एलाय बनाना है। तो रशिया कुछ देशों को अपने साथ मिलाएगा और यूएसए कुछ देशों को अपने साथ मिलाएगा। अपने साथ मिलाने का मतलब है कि आइडियोलॉजिकली अपने साथ जोड़ना है, फ्री मार्केट वहां रहेगी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी रहेगी, ये सब अमेरिका का उद्देश्य था। ऑन द कॉन्ट्रेरी सोशलिस्टिक फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, गवर्नमेंट सेक्टर ज्यादा होना चाहिए, 5 ईयर प्लानिंग्स होनी चाहिए, ये सब जो है ये सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी के हिस्से थे। तो दुनिया जो है दो हिस्से में उस जमाने में टूट जाती है। तो ज्यादा से ज्यादा अलाइज जो हैं वो अपने साथ चाहिए थे, और जो एलाइज ऑलरेडी बन गए थे उन्हें भी लंबे समय के लिए अपने पास रिटेन करके रखना था, ताकि वो कहीं सोवियत ब्लॉक की तरफ ना वो हो जाएं। इसीलिए अमेरिका के जो उद्देश्य थे कोल्ड वॉर के समय में, तो कोल्ड वॉर के समय में अमेरिका के जो एम्स थे वो थे यूएस वांटेड टू हैव न्यू अलाइज, इसलिए विदेशियों की वो मदद करना चाहते थे। जैसे वेस्टर्न जो यूरोपियन नेशन है, यूके है या फ्रांस है, इस तरह के जो नेशन है जो वर्ल्ड वॉर में अमेरिका के साथ ही थे, इनफैक्ट अमेरिका ने उन देशों का साथ दिया था अलाइड पावर्स की सपोर्ट में। तो उन देशों को अपने साथ रखना था वर्ल्ड वॉर के बाद भी, कहीं ये ना हो कि वो रशिया की तरफ हो जाएं, तो उनको वर्ल्ड वॉर के बाद भी अपने साथ रखना था। पर कुछ नए देश जो अभी आजाद हो रहे थे या जो नेशन इन द मेकिंग हम बोल सकते हैं, वो देश जो हैं उनको भी अपने साथ शामिल करना था। तो इसलिए अमेरिका जो है वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म होने के बाद दूसरे देशों की मदद करने की कोशिश करेगा, ताकि अमेरिका का जो जियोपॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस है वो बना रहे, उनका दबदबा बना रहे। तो ये उनका मेन एम था कि क्यों
वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका इंटरनेशनल डेवलपमेंट असिस्टेंस को बढ़ावा देगा और अपनी फॉरेन पॉलिसी का एक इंपॉर्टेंट पिलर बनाएगा। तो फॉरेन पॉलिसी के बहुत सारे पिलर हो सकते हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट पिलर अमेरिका के लिए ये था, यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट असिस्टेंस। तो दुनिया में अलग अलग देशों को एड प्रोवाइड करनी है, क्योंकि अब तक आते आते 1950s तक आते आते अमेरिका एक सुपर पावर बन चुका था और इनफैक्ट न्यूक्लियर वेपन बनाने वाला भी पहला स्टेट था। और नागासाकी और हिरोशिमा में 6 अप्रैल को हिरोशिमा में, और 6 अगस्त को हिरोशिमा में और 9 अगस्त 1945 में नागासाकी में अपने जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो भी वहां पे फेंक चुका था। तो यूएसए एक वर्ल्ड पावर बन गया था और इस तरह से कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा था, जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के जो आइडियाज रहते हैं, क्योंकि फ्री मार्केट वहां पे थी तो अमेरिकन कंपनीज को ही ज्यादा से ज्यादा फायदा होता। तो अमेरिका अब तक काफी आगे पहुंच गया था, बाकी देशों के मुकाबले मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका था। तो अमेरिका इस चीज का जो है एडवांटेज लेना चाहता था, इसलिए वर्ल्ड वॉर है इसके खत्म होते ही अमेरिका अपने नए एलाइज भी बनाना चाहेगा। इसके साथ ही जो एग्जिस्टिंग एलाइज थे, जो मैंने बताया यूके, फ्रांस वगैरह, जो वर्ल्ड वॉर में ये सब एक साथ ही थे, तो उनको भी अपने साथ जोड़ के रखना चाहेगा। और अमेरिका की पूरी कोशिश थी कि जो आयरन कर्टन है, इस आयरन कर्टन के बियॉन्ड ये रशियन आइडियोलॉजी ना फैले, सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी ना फैले। अब ये आयरन कर्टन क्या है, आप ये मैप देखिए, ये कोल्ड वॉर का समय है, यानी कि 1945 से 1991 का जो समय है ये कोल्ड वॉर वाला समय है। कोल्ड वॉर यानी कि युद्ध नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका और उधर वेस्ट में, ये सोवियत यूनियन और वेस्ट में अमेरिका के बीच में वॉर लाइक सिचुएशन बनी रही, पर एक्चुअल में वॉर नहीं हुआ। तो उस जमाने में ये जितने आप रेड में देश देख रहे हैं, ये कम्युनिस्टिक आइडियोलॉजी वाले थे, यानी कि सोवियत ब्लॉक में ये शामिल थे। जो रशिया है उसके द्वारा लीड किया गया था सोवियत यूनियन, तो उनकी आइडियोलॉजी से ये सारे देश जुड़े हुए थे। पोलैंड है, जेकोस्लोवाकिया है, हंगरी, रोमानिया, इसके अलावा बल्गारिया, अल्बानिया, यूगोस्लाविया और ईस्ट जर्मनी। हालांकि ईस्ट जर्मनी में बर्लिन भी था, लेकिन बर्लिन 2 हिस्सों में तोड़ दिया गया था बर्लिन वॉल के तहत। तो बर्लिन वॉल, आधा बर्लिन जो है वो इनके अंडर आ गया, आधा बर्लिन जो है ये ब्लू के अंडर आ गया। ब्लू का मतलब जो कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजी वाले हैं, जो अमेरिका के अलाइज बने थे। और इन्हीं देशों में से कुछ देश जो अमेरिका के काफी क्लोज गए और उन्होंने एक संस्था भी बनाई जिसे नाटो बोलते हैं। तो वो एक अलग टॉपिक है, अभी हम उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन ये जो आप व्हाइट लाइन देख रहे हैं इधर, ये जो व्हाइट लाइन देख रहे हैं, ये व्हाइट लाइन, इसको बोलते हैं आयरन कर्टन। मतलब रेड वाले नेशन इस तरफ और रेड से ये जो आपको ब्लू वाले दिख रहे हैं, तो इसके बीच की जो बाउंड्री है, इट इज कॉल्ड आयरन कर्टन। जैसे एक लोहे का पर्दा, इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं कि ऐसा कर्टेन है कि ये लोग जो हैं वो इनके इन्फ्लुएंस में नहीं आने चाहिए और ये लोग इनके इन्फ्लुएंस में नहीं आने चाहिए। हालांकि धीरे धीरे ये वाला ब्लॉक काफी कमजोर हुआ और ये जितनी यहाँ पे कंट्रीज हैं ये अमेरिका की तरफ आने लगी, और उसके साथ ही 1991 में सोवियत ब्लॉक जो है वो पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगा, यूएसएसआर खत्म हो जाएगा और रशिया अकेला एक देश रह जाएगा, बाकी सब जो है इनसे अलग हो जाएंगे, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन जाएंगे। वो एक अलग टॉपिक है, अभी उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि ये जितने नेशन है जो आपको ब्लू में दिख रहे हैं, अमेरिका चाहता था कि कम्युनिस्टिक आइडियोलॉजी इस तरफ ना फैले, जो समाजवादी विचारधारा है वो इस तरफ ना फैले। तो समाजवादी विचारधारा फैलने के कारण क्या होते थे? जब देश में गरीबी फैलेगी, सरकारें जो हैं, जो अपनी गवर्नमेंट है वो लोगों को सपोर्ट नहीं कर पाएगी, किसान हो, मजदूर हो, अगर उनके पास रोजगार नहीं होगा, उनके जो हालात है वो बिगड़ने लगेंगे, तो वो लोग क्रांति करने में मजबूर होंगे। जैसे रशिया में क्रांति हुई थी 1917 में। तो अमेरिका नहीं चाहता था ऐसा कुछ इस तरफ फैले, इसलिए वो यहाँ पे असिस्टेंस दे रहा था, वो डेवलपमेंट एड्स वहां पे दे रहा था। मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर के हिसाब से जो है इन देशों की मदद कर रहा था अपनी रीस्ट्रक्चरिंग में, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के समय में बहुत ज्यादा विध्वंस हुआ था, इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज बहुत ज्यादा हुआ था, इकोनॉमी में काफी स्लंप आ गया था। तो उसके लिए अमेरिका इनको सपोर्ट करना चाहेगा। तो ये अमेरिका का मेन उद्देश्य था। ऑन द कॉन्ट्रेरी जो सोवियत वाले हैं ये भी नहीं चाहते थे कि इनके देश इनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हों, तो इसीलिए वो भी यहां पे अपने तरीके से इनकी मदद करते रहेंगे। तो एक इस तरह का एक आयरन कर्टन जो है उस जमाने में डेवलप हुआ। अब आते हैं वापस, जो मैंने आपको बताया कि अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है, तो वर्ल्ड वॉर के बाद इंटरनेशनल डेवलपमेंट असिस्टेंस उसका एक अहम हिस्सा बनता है, और जिसके लिए मैंने कारण बताए कि अमेरिका नए एलाइज बनाना चाहता था, जो एग्जिस्टिंग एलाइज थे उनको वो अपने साथ हमेशा के लिए जोड़ के रखना चाहता था, और अमेरिका नहीं चाहता था कि जो कम्युनिस्टिक आइडियोलॉजी है वो उस आयरन कर्टन के इस तरफ फैले। मतलब जो ब्लू में आपने जोन देखा कि वो ब्लू वाले जोन की तरफ आए, जो कैपिटलिस्टिक जोन था। और इसके साथ ही अमेरिका ने जैसे वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तो 1947 में, यानी कि 48 से एक साल पहले, 1947 में वहां का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, अमेरिका का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था जॉर्ज मार्शल, तो जॉर्ज मार्शल ने एक प्लान प्रपोज किया था,
और उस प्लान का मेन उद्देश्य यही था कि जो यूरोपियन नेशन है उनकी मदद करनी है, वहां पे फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना है। तो उस प्लान को बोला गया मार्शल प्लान। मतलब उनके जो प्रेसिडेंट थे उस जमाने में वो थे ट्रूमन, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो थे ये मार्शल। तो 1947 में प्रपोज किया गया था, और जब इस पे विचार हुआ तो फाइनली अमेरिकन गवर्नमेंट एक कानून पास करेगी, उसे बोलेंगे इकोनॉमिक रिकवरी एक्ट ऑफ 1948। इसी इकोनॉमिक रिकवरी एक्ट को साथ में मार्शल प्लान भी बोला जाता है। और इस मार्शल प्लान का उद्देश्य यही था, यानी कि इट प्रोवाइडेड असिस्टेंस टू वॉर टॉर्न यूरोप। तो वर्ल्ड वॉर के कारण यूरोप जो पूरी तरह ध्वस्त हो गया था, उसको फिर से जो है वो वापस उसको रिवाइव करना था, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह हर प्रोजेक्ट जो है सब में काम करना था। तो ये मेन मार्शल प्लान का उद्देश्य था। तो हम इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं कि जो जिस संस्था के बारे में हम पढ़ रहे हैं USAID, वहां तक कैसे पहुंचे। तो शुरुआत होती है यहां पे मार्शल प्लान से 1948 से, जिसको इकोनॉमिक रिकवरी एक्ट भी बोलते हैं, और यूरोप की मदद करनी थी। देन ये मैंने आपको समझा दिया। अब आते हैं नेक्स्ट। इसके साथ और बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। देखिए 1948 में अमेरिका जो है ये इकोनॉमिक रिकवरी एक्ट पास करेगा और यूरोपियन देशों की मदद करना शुरू करेगा। लेकिन अमेरिका ने ये नहीं सोचा था, अमेरिका तो यूरोप के चक्कर में था कि यूरोप में USSR पूरी तरह से स्प्रेड ना कर जाए और कम्युनिस्टिक आइडियोलॉजी ना वहां स्प्रेड कर जाए। तो अमेरिका ज्यादा ध्यान यूरोप में दे रहा था, आयरन कर्टन के बियॉन्ड रशियन जो सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी है वो नहीं आए। लेकिन अमेरिका ने यह नहीं सोचा था कि उनके पड़ोस में ही कम्युनिस्टिक विचारधारा आ जाएगी, यानी कि क्यूबा जो है अमेरिका के ही पड़ोस में है, और क्यूबा में एक रिवोल्यूशन हुआ 1759 में। हालांकि अभी इस टॉपिक में इतना जरूरी नहीं है, एक बेसिक सा मैं आइडिया देता हूं। बटिस्टा करके वहां पे एक लीडर था जो अमेरिकन सपोर्ट से वहां पे सत्ता में था, लेकिन वहां पे क्रांति हुई, कम्युनिस्टिक विचारधारा यूरोप में पहुंची। और जब वहां पे वो कम्युनिस्टिक विचारधारा पहुंचती है तो जो वहां पे कैस्ट्रो करके उनके लीडर थे, तो उन्होंने एक क्रांति वहां पे की। और इतिहास में आपने पढ़ा भी होगा फिडेल कैस्ट्रो, रॉल कैस्ट्रो, इनके बारे में। तो कैस्ट्रो जो है वो वहां पे क्रांति करेंगे एक सोशलिस्टिक तरीके से, और बटिस्टा को सत्ता से हटा देंगे, और खुद जो है वो बंदा वहां पे सत्ता में आ जाएगा। तो जब अमेरिका के ही बगल में कम्युनिस्टिक विचारधारा आ जाती है, अब अमेरिका और ज्यादा घबरा जाएगा कि फिर तो विद द कोर्स ऑफ टाइम पूरे साउथ अमेरिका में और सेंट्रल अमेरिका में ये कम्युनिस्टिक आइडियोलॉजी पहुंच जाएगी। तो इसके लिए फिर अमेरिका जो है, इसके लिए एक टर्म दी जाती है, दैट इज रेड स्केयर। रेड स्केयर यानी कि अभी इसमें आपने देखा ये रेड वाला जो पोर्शन है ये कम्युनिस्टिक विचारधारा वाला था। तो रेड स्केयर यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स फियर ऑफ अ कम्युनिस्ट टेक ओवर ऑफ लैटिन अमेरिका। तो लैटिन अमेरिका जो है वो धीरे धीरे कम्युनिज्म जो है उसके इन्फ्लुएंस में आ सकता था, क्योंकि क्यूबा में ये क्रांति हो गई थी। और बाद में 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी होती है 1962 में। तो अभी तो उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये जो खतरा मंडरा रहा था अमेरिका के ऊपर कि साउथ अमेरिका में, सेंट्रल अमेरिका में, लैटिन अमेरिका में जो ये कम्युनिस्टिक विचारधारा पहुंच चुकी थी, इसके लिए 1961 में जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे उस जमाने में, जॉन एफ कैनेडी, वो एक प्रोग्राम लॉन्च करेंगे और इसका नाम था अलायंस फॉर प्रोग्रेस। तो ये जो अलायंस फॉर प्रोग्रेस है ये मेनली एम्फेसाइज करेगा सेंट्रल और साउथ अमेरिकन नेशंस के ऊपर, यानी कि वेस्ट इंडीज, क्यूबा वगैरह जितने हो गए, और उसके नीचे वेनेजुएला एंड ऑल, ये जितने साउथ अमेरिकन नेशन हैं, तो इन सब पे जो है वो उस जमाने में फोकस करेंगे इस अलायंस फॉर प्रोग्रेस के माध्यम से। इस अलायंस फॉर प्रोग्रेस का उद्देश्य था कि अमेरिका के ही बगल में, यानी कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स में जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है मेनली, तो उसमें ये कम्युनिस्टिक विचारधारा ना फैले। तो इससे पहले कि कम्युनिस्टिक विचारधारा फैले, अमेरिका वहां ज्यादा से ज्यादा मदद करेगा। वहां पे एजुकेशन हो, हेल्थ हो, सैनिटेशन हो, हर मामले में जो है उन देशों को एड देगा, ताकि वो देश जो है अमेरिका के ज्यादा क्लोज रह सके और रशिया के ज्यादा क्लोज ना जाए, USSR के ज्यादा क्लोज ना जाए। तो इस तरह से ये अलायंस फॉर प्रोग्रेस आता है। लेकिन उसके बाद तो ऐसे अलग अलग प्रोग्राम अमेरिका ने चलाए। मार्शल प्लान जो था वो यूरोप के लिए था और साउथ अमेरिका के लिए अलायंस फॉर प्रोग्रेस था। तो अमेरिका ने देखा कि क्यों ना इन सबको कंसोलिडेट कर दिया जाए, और इनको कंसोलिडेट करने के लिए फाइनली एक एक्ट पास किया जाएगा, इसे बोलेंगे फॉरेन असिस्टेंस एक्ट ऑफ 1961। तो 1961 में एक एक्ट पास किया जाएगा, और इस एक्ट के अंडर जो है फिर ये संस्था बनाई जाएगी, दैट इज USAID, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन बनती है 1961 में। तो इसलिए जो है हम टॉपिक जो पढ़ रहे थे कि यूसैइड वाज अ प्रोडक्ट ऑफ कोल्ड वॉर एरा। तो कोल्ड वॉर के समय में अमेरिका अपनी इन्फ्लुएंस बनाए रखने के लिए इस संस्था को बनाता है। लेकिन
इसके अलावा जो है मतलब अगर इसी इन्फ्लुएंस, भले ही इन्फ्लुएंस के लिए ही सही, लेकिन इस संस्था का किरदार बहुत ज़्यादा है, इसका योगदान बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे देशों में, जैसे मैंने आपको बताया, लगभग 130 नेशंस में ये ऑर्गेनाइजेशन एड प्रोवाइड कर चुकी है और प्रेजेंटली 60 नेशंस में जो है इनके मिशन चल रहे हैं और लगभग 10,000 पर्सनल जो हैं वो इसमें वो मतलब कार्यरत हैं। तो अब आते हैं नेक्स्ट, वर्क्स ऑफ यूसेड। ये काम मैंने आपको बता दिया कि ह्यूमैनिटेरियन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, हर मामले में ये काम करते हैं। लेकिन ज़्यादा जो इनकी फंडिंग जाती है ये जाती है एशिया के लिए, अफ्रीका के लिए और यूरोप के लिए। और यूरोप में पर्टिकुलरली अभी आजकल जो है लीडिंग नेशन वो है यूक्रेन, यानी कि सबसे ज़्यादा इनकी फंडिंग जो है फिलहाल यूक्रेन के लिए है। तो अलग अलग देशों में उनके एनजीओज के साथ काम करना, उनकी फॉरेन गवर्नमेंट्स के साथ काम करना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करना, ये सब जो है इसका इंपॉर्टेंट हिस्सा है। देन वर्क्स देखें तो अभी मैंने आपको बता दिया कि 10 नेशंस जो हैं जो हाईएस्ट रेसिपिएंट हैं उनमें लीडिंग नेशन एग्जाम में पूछा जा सकता है, सो इट इज यूक्रेन। अब ट्रंप जो है क्यों इस संस्था को बंद करना चाहता है? देखो, ट्रंप के पॉल प्रॉमिसेस में एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉमिस था अमेरिका फर्स्ट, यानी कि सबसे पहले अमेरिका को बढ़ावा देना है। मतलब अमेरिका के जो टैक्स पेयर हैं वो पैसा देते हैं, अमेरिका के पास पैसा आता है और अमेरिका पूरी दुनिया में उसको खर्च करता है। तो एक उद्देश्य ये था ट्रंप का कि अमेरिका फर्स्ट के साथ साथ कि एक्सपेंडिचर कम करना है, कि जो अमेरिकन गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, जिसे ट्रंप ने वेस्टफुल एक्सपेंडिचर कहा है, कि उसको जो है उनकी सरकार कम करेगी। तो फिर जहां भी ट्रंप को लग रहा है कि एक्स्ट्रा अमेरिका पैसे देता है वो सारे फंडिंग वहां पे कट कर रहा है। जैसे जो पेरिस क्लाइमेट डील थी उससे अमेरिका भी बाहर हो जाएगा, WHO से बाहर होने की अनाउंसमेंट कर दी है। तो इस तरह से जो है अमेरिका बहुत सारे प्रोजेक्ट से बाहर निकलने की प्लान कर रहा है। तो ये इसीलिए यूसैड संस्था को बंद करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा जो फंडिंग है वो USAID की तरफ से होती है और भी कई आरोप हैं कि करप्शन और इस तरह के कई जो एक्टिविटीज हैं उसमें ये इन्वॉल्व हैं। देन ट्रंप ने क्या किया, वहां पे जैसे ही वहां पे शपथ ली 20 जनवरी को, तो एक संस्था बनाई DOGE, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। तो ये जो संस्था है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, इसका हेड बनाया गया है एलॉन मस्क को। एलॉन मस्क जो वहां पे इंपॉर्टेंट एक बिजनेसमैन है, अमेरिका में लीडिंग बिजनेसमैन है। तो बहुत सारी कंपनी जैसे टेस्ला, स्पेसएक्स, इनके साथ भी एसोसिएशन है। तो एलॉन मस्क को हेड बनाया गया है और इस संस्था का काम होगा कि जहां जहां वेस्टफुल स्पेंडिंग जो अमेरिका को लगती है उन सब फंड्स को कट करना। तो फिर ये जो एलॉन मस्क की जो ये संस्था है DOGE, ये फिर इस क्षेत्र में काम कर रही है। तो एलॉन मस्क ने भी जो है एक वाव लिया है कि लगभग 2 ट्रिलियन के आसपास जो है फंडिंग उसको कट किया जाएगा। तो ये है मतलब DOGE संस्था। तो इसी संस्था ने जो है अभी ये बताया कि इस तरह से वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हो रहा है और इसको जो है जल्द ही बंद करना चाहिए, USAID को बंद करना चाहिए। नेक्स्ट है यूसैड सपोर्ट टू इंडिया। देखिए, भारत के लिए समय समय में जैसे इमरजेंसी प्रोविजंस हैं फूड के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, तो कई सालों से जो है इंडिया के लिए इन्होंने एड प्रोवाइड की है। तो ये सब तो ऐसा जितना जरूरी नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी विदेशों से एड आती थी तो उन एड्स के साथ कुछ कंडीशंस भी आती थी। जैसे 1965 के अराउंड जब ग्रीन रिवोल्यूशन का दौर भारत में था तो एक केमिकल फर्टिलाइजर प्लांट मद्रास में लगाना था, लेकिन बहुत सारी कंडीशंस USAID ने उसके साथ जोड़ी थी। तो तब तो भारत ने वो कंडीशंस एक्सेप्ट कर ली थी, लेकिन 2004 में यानी कि 2004 के आसपास आते आते अब इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि कोई भी जो विदेशी फंडिंग होगी जिसमें इस तरह की कंडीशंस अटैच होती हैं तो उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। और अभी मतलब बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां पे USAID सपोर्ट करता है, पर अब वो इतना इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि भारत की जो सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट है या इंडिया की जो फंडिंग है सोशल जस्टिस के क्षेत्र में वो बहुत ज्यादा है। तो उसके मुकाबले जो USAID की भारत में फंडिंग है वो बहुत नेग्लिजिबल है। तो इंडिया के लिए इतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे जैसे जो अफ्रीकन नेशन है या भी मैंने आपको बताया जो वॉर टॉर्न यूक्रेन है तो उन पे ज्यादा समस्याएं हो सकती है। और मेन इशू यही है कि क्या ट्रंप इसे अकेले अपने लेवल पे बंद कर सकता है? तो नहीं, क्योंकि कांग्रेशनल अप्रूवल वहां पे चाहिए। उनकी जो कांग्रेस है जो एक प्रकार से वहां पार्लियामेंट की तरह है, तो उनका अप्रूवल चाहिए होगा, उसके बाद ही जो है इस संस्था को बंद किया जाएगा। तो ये था टॉपिक USAID। तो अभी के लिए इतना ही। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच।